आज हम लोग DNF ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट डिस्कस किया था और आज जो है पोटेशियम परमैंगनेट का डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें जो है बच्चों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इसका प्रिपरेशन है और इसमें 3 प्रिपरेशन है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रिपरेशन है बच्चों वो K2Cr2O7 से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें प्रिपरेशंस रिएक्शंस के तौर पे, तो एक तो KMnO4 का प्रिपरेशन आ जाता है और दूसरा जो आ जाता है वो K2Cr2O7 का प्रिपरेशन आ जाता है। तो दोनों में से कोई एक पक्का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको श्योर शॉट याद कर लें और याद करने का तरीका जो है बहुत आसान है, जो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा बच्चों इसमें जो दूसरा क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस कैसे आता है बच्चों, तो आधा रिएक्शन दे देगा और उसको कहेगा कंप्लीट दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आमतौर पे 12th वाले बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल होने की वजह यह है कि बात अगर आप बारीकी से नहीं समझिएगा तो मुश्किल होता है, लेकिन है बहुत आसान चीज़ अगर आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें जो है इसमें सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है आपका पायरोलुसाइड ओर्स से। पायरोलुसाइड किसे कहते हैं बच्चों? MnO2 को पायरोलुसाइड ओर्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड से फ्यूज़ कर देते हैं, यानी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है KNO3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वर्क कर रहा है, यानी ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो K2MnO4 में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको ध्यान से समझिए यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पायरोलुसाइड्स को KMnO4 में बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर ये जो है पहले फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? पोटेशियम मैंगनेट में। ठीक है, और पोटेशियम मैंगनेट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो MnO2 वो KOH के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में K2MnO4 में बदल जाएगा। अब इसको याद कैसे रखते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो यहाँ टेट्रा ऑक्साइड हो गया, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया। 2 ऑक्सीजन की जगह 4 ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीडाइज होगा ही। ठीक है, और दूसरी बात कि MnO4 है तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 पोटेशियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर K2MnO4 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। अब ये कैसे समझते हैं बच्चों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो 4 दूनी 8 होगा। तो 4 दूनी 8, इसका मतलब 4 × 2 क्या हो गया? -2 कितना होगा? -8 हो गया। और आप जानते हैं कि मैंगनीज जो है -8 स्टेट में तो +8 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल में मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, वो +7 तक जाता है। तो ये है ना, +8 तो जा नहीं सकता, या तो +7 जाएगा या +6 जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ जो 4 ऑक्सीजन है ये इस तरह से है, जैसे आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से मैंगनीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी जो है एक पोटेशियम आके जोड़ रहा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंगनीज क्या है बच्चों? +6 स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? +6 स्टेट में है। ये ध्यान रखिएगा, तो जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का मतलब -8 का मतलब मैंगनीज +8 नहीं होगा, बल्कि +6 होगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग हो रहा मैंगनीज के साथ, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इस मैंगनीज का जो कनेक्शन है वो 4 ऑक्सीजन से तो है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो ये -2 होगा। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 ऑक्सीजन जो है -2 वाला है तो वो मैंगनीज को +4 दे देगा। ठीक, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो -1 वाला -1 मिला करके +6 हो जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंगनीज जो है पायरोलुसाइड वो KOH के साथ फ्यूज़ हो रहा। ठीक है, आपको याद होगा हम लोग इससे पहले वाले है ना प्रिपरेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको याद होगा कि वहाँ पर भी सोडियम कार्बोनेट लिया था, आपको याद होगा, वो भी अल्कलाइन केस था।
यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ भी ऑक्सीजन ले रहे थे, यहाँ भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहले पोटेशियम है ना पर मैंगनेट ना बन के पोटेशियम मैंगनेट बनेगा और फिर इस पोटेशियम पर मैंगनेट को एसिडिफाई कर देंगे। वहाँ पर भी आपको एसिडिफाई करना होता था, तो यहाँ पर भी एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर ये K2SO4 ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना देगा। जैसे आप देखेंगे MnO2 बन गया है तो ये +4 स्टेट है और KMnO4 ये क्या है बच्चों +7 स्टेट है। तो इस तरह से आपका कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब उसूल क्या है, अगर आपको प्रिपरेशन याद करना है तो बस एक बात याद कर लो कि हमको बनाना है पोटेशियम पर मैंगनेट बनाना। तो पोटेशियम पर मैंगनेट कभी भी नहीं बनेगा, पहले जो है पोटेशियम है ना मैंगनेट बनेगा और फिर मैंगनेट को पर मैंगनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि अगर हमको पोटेशियम है ना मैंगनेट बनाना होगा तो हमको पायरोलुसाइट ओर्स लेना होगा, यानी मैंगनीज का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, उसको KH और ऑक्सीजन के साथ फ्यूज़ करना पड़ेगा तो K2MnO4 बन जाएगा। और ये K2MnO4 बच्चों एसिडिफाई करेंगे तो KMnO4 का प्रिपरेशन आ जाएगा, यानी KMnO4 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये प्रिपरेशन बच्चों याद रखना ज़रूरी है। अब दूसरा जो प्रिपरेशन है बच्चों वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ना वो बेसिकली जो ऊपर वाला प्रिपरेशन है उसी का एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। स्टेप 1 में वही हो रहा है जो यहाँ पर जो हुआ था, ठीक है, पहले वाले प्रिपरेशन में। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में भी स्टेप 1 वही हो रहा है। MnO2 को फ्यूज़ कर रहे हैं NaOH के साथ और KNO3 के साथ K2MnO4 बनेगा। सिर्फ फ़र्क इतना सा कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से फर्दर ट्रीटमेंट दे रहे थे और यहाँ पर क्या करना है इलेक्ट्रोलिसिस करा देना है। क्या करना है इलेक्ट्रोलिसिस कराना अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो KMnO4 जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने 2 प्रिपरेशन पढ़ा। पहला प्रिपरेशन क्या था बच्चों, पायरोलुसाइट को हम लोग बेस के साथ फ्यूज़ करते हैं तो पोटेशियम मैंगनेट बन जाता है। ये डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ये कलर याद रखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि कलर के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाता है कंपटीशन में खास करके। ठीक है, डार्क ग्रीन होता है। और फिर ये जो है K2MnO4 फिर सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो KMnO4 बन जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाएगा। ठीक, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पहला स्टेप वही है जो पहले वाले फर्स्ट रिएक्शन में है, लेकिन अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड से ना ट्रीटमेंट करके यहाँ पर अल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस करा दे रहे हैं तो ये KMnO4 बन जाएगा बच्चों। क्लियर। अब जो लास्ट प्रिपरेशन है बच्चों वो लैब प्रिपरेशन है। ठीक है, लैब में कैसे बनता है KMnO4 ये हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, लैब में बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि पोटेशियम का मैंगनीज का +2 वाला कोई सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग पर ऑक्सीडाइसल्फेट के साथ उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। पर ऑक्सोडाइसल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड का नाम तो आपने सुना ही होगा, H2SO4 होता है। तो H2SO4 में क्या होता था, H2SO4 है। तो देखो सब कुछ वही है, ध्यान से देखो, खाली H2O8 हो गया यानी डबल हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में 1 S और 4 ऑक्सीजन था, इसमें 2 S और 8 ऑक्सीजन है, जस्ट डबल हो गया। तो इसको कहते हैं पर ऑक्सोडाइसल्फेट। पर ऑक्सो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में ऑक्सीजन 2 सल्फर के बीच में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पर ऑक्सोडाइसल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला आपको याद होगा, H2SO4 है तो H2SO4 पे 2- चार्ज होता है। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दें H+ के शक्ल में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 2- है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, SO4 2- होकर H2O8 हो जाएगा, यानी जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड का डबल केस है और H2O8 हो जाएगा। और 2- वहाँ पर चार्ज आ रहा था, यहाँ पर भी वही चार्ज रहेगा और इसका 5 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और वाटर के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो मैंगनीज का जो +2 का जो सॉल्ट होगा वो पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। बाकी जो है ये जो डाइसल्फेट है वो अपने आप सल्फेट के फॉर्म में बदल जाएगा और H+ आयन एक्स्ट्रा रिलीज हो जाएगा बच्चों। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या ले लिया बच्चों, है ना, पायरोलुसाइट ओर्स ले लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसको हमने पहले स्टेप में क्या किया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ फ्यूज़ किया तो पोटेशियम मैंगनेट बन गया और फिर पोटेशियम मैंगनेट को फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर गया तो पर मैंगनेट बन गया। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट क्यों किया, क्योंकि बेस के साथ अटैचमेंट हो रहा था तो इसको न्यूट्रलाइज करके ही तो कंपाउंड बनाएंगे, तो यहाँ पर पोटेशियम पर मैंगनेट बन गया। दूसरा केस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सेम है बच्चों, एग्जैक्टली उसी की कॉपी है जो पहले वाला प्रिपरेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट ना दे करके डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करा देना है, तो इससे KMnO4 बन जाएगा। अगला जो प्रिपरेशन था बच्चों लैब प्रिपरेशन, उसमें मैंने क्या कहा, मैंगनीज का कोई भी 2+ वाला सॉल्ट ले लें, है ना, उसको जो है क्या करेंगे, पर ऑक्सोडाइसल्फेट के साथ
ट्रीटमेंट कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। अब ये याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड तो हम जानते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज सल्फेट है, तो इसका मतलब सल्फेट 2 बार ले लिया है बच्चों, और इसमें 2 - आ जाएगा, ठीक है, और 5 मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं, ठीक है। और फिर फाइनली जो है ये डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है। ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो डार्क पर्पल है, ठीक है बच्चों। और पोटेशियम मैंगनेट है वो डार्क ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन से डार्क पर्पल में कन्वर्ट हो जा रहा। अब भाई इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। तो परमैंगनेट का स्ट्रक्चर जो है बच्चों टेट्राहेड्रल होता है। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो मैंगनीज ने 4 बॉन्ड बना रखा है। और आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का क्या रूल होता है कि डबल बॉन्ड में हमको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें बच्चों। और इसमें जो है ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। परमैंगनेट का जो कलर होगा वो कैसा होगा बच्चों, ये सॉरी मैंगनेट का कलर ग्रीन होगा, ठीक है, और जो परमैंगनेट का कलर होगा वो पर्पल होगा। अब ये याद रखेंगे बच्चों कि जो मैग्नेट होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो अरेंज कर जाए। तो इसमें परमैंगनेट जो है ना, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपका जो है ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन जब ये परमैंगनेट के फॉर्म में बदलेगा बच्चों तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पेयर्ड हो जाएंगे बच्चों। ध्यान रहेगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कंपटीशन के लिए बता दूं कि पर्पल कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंपाउंड कलर होता है तो कलर की वजह डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो कलर की वजह है वो चार्ज ट्रांसफ़र है। अब बोलेंगे सर चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, तो आपको याद होगा बैक बॉन्डिंग केस हमने पढ़ा था, तो उसमें है ना इलेक्ट्रॉन लिगेंड से वापस क्या हो रहा था, मेटल पे आ रहा था। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह का मामला है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा, ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नीज में जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से मैग्नीज में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन से जब मैग्नीज में जाएगा तो +7 स्टेट से +6 स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर से कलर होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ जाता है। इसको पाई बैक बॉन्डिंग फिनोमेना भी कह सकते हैं, ठीक है। और याद रखो जो बात मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए बोली है, इसका उल्टा बात पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यानी बैक बॉन्डिंग दोनों केस में होगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होगा, तो क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 की। तो बच्चों KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चला, तो आप जानते हैं कि KMnO4 में मैग्नीज +7 स्टेट में होता है। क्या होता है बच्चों, +7 स्टेट में होता है। जैसे मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाऊँ, यहाँ पर ये +1 होता है पोटेशियम, और मैग्नीज का X मान लेंगे हम लोग, और ऑक्सीजन का -2 होता है, और ऑक्सीजन कितना बच्चों 4 है, तो =0 हो जाएगा, तो मैग्नीज +7 स्टेट में आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि मैग्नीज का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d5 4s2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 का 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। तो अब तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लायक बचा नहीं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका। तो अब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमेशा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप जानते हैं, आपने कई जगह पे 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि KMnO4 को हम लोग है ना अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। और वैसे भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 और KMnO4 दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। अब बताओ, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सोच के देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, यानी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेना। ध्यान तो सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेना और उसके एवज में उसको ऑक्सीजन दे देना। ठीक, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं कि इसको याद कर लो, ऑक्सीजन देने वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन हटाने वाले को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन हटाने वाले को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन देने वाले को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या दोनों पर्पस से काम कर रहा है, यानी ऑक्सीजन दे भी रहा है या इलेक्ट्रॉन हटा भी रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये ऑक्जेलेट को जो है वो कन्वर्ट कर देगा CO2 में।
तो देखो यहाँ ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो COH दो बार आपस में जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं ऑक्जेलेट। ठीक है बच्चों, और इसको अगर हम लोग किससे रिएक्ट कराएंगे, KMnO4 से, तो इसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, 10CO2 में। अब यहाँ पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में एक्स्ट्रा रिलीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयरन +2 को +3 में बदल देगा। देखो आयरन कहाँ से +2 से कहाँ गया है, +3 में। इसका मतलब क्या होता है, +2 से +3 में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया तभी ना वो +3 में गया है, तो आयरन +2 से +3 में चला जाएगा। उसी तरह से NO2 नाइट्राइट को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। देखो NO2 माइनस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन क्या है, +5 स्टेट है, और ये क्या है बच्चों, +4 स्टेट है, चलिए +3 स्टेट है। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है यहाँ पर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो कोई भी सामने अगर आएगा उसके, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे आपको याद होगा K2Cr2 में देखा था कि आयरन को +2 स्टेट से +3 में बदल देगा। जैसे आपका आयोडीन माइनस है तो उसको I2 में बदल देगा। ठीक है, SN2+ है तो SN4+ में बदल देगा, Pb+2 है तो उसको Pb+4 में बदल देगा। अगर आप रिएक्शंस को अपने NCERT बुक को ओपन कीजिए बारी बारी से, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है पेज नंबर 227 है, मैं ओपन करके आप मैं रखा हुआ हूँ सामने, आप भी इसको रख लीजिए और मैं आपको साथ साथ यहीं पर याद करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तरह का केस है, एक एसिडिक केस होता है और एक न्यूट्रल केस होता है। आपको इस तरह से याद करना है, एसिडिक केस और न्यूट्रल केस। तो याद रखो कि जब भी एसिडिक केस होगा, पहले बात माइंड में फिट कर लो, जब भी एसिडिक केस होगा तो हमेशा है ना +7 स्टेट से हमेशा ये मैग्नीज +2 स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों, +7 से +2 में। ध्यान रखना, ये पहले याद कर लो, जब भी एसिडिक स्टेट होगा तो +7 से +2 में मैग्नीज जाएगा। ठीक, +7 से +2 में जाने का क्या मतलब होता है, +7 से +2 में जाने का मतलब हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। यह +7 का मतलब 7+ चार्ज है, अब वो +2 में जा रहा है, इसका मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तभी ना उसका प्लस चार्ज कम हो रहा है। तो +7 से +2 में जा रहा है, पहले ये याद कर लो एसिडिक मीडियम में। और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में बच्चों देखो आप चेक करो, आपके पास है ना पहला रिएक्शन दिया हुआ एसिडिक सोल्यूशन में, तो इसमें MnO4 - Mn2+ में बदल रहा है। उसी तरह से बेसिक मीडियम नंबर 2 में देखो जाकर के न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सोल्यूशन में वो +2 से देखो +4 में जा रहा है। बोलोगे सर कहाँ +4 लिखा हुआ, तो देखो MnO4 - H2O + I- आयोडीन से रिएक्शन हो रहा होगा, तो इसमें दिखा रहा है MnO2 में बदल रहा है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, और ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि मैग्नीज से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का -2। और देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो मैग्नीज ऑब्वियसली +4 हो जाएगा। तो 2 बातें हमने कही याद रखने को, कि सबसे पहले याद कर लो कि MnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरी बात कि एसिडिक मीडियम में जब भी ये रिएक्शन करेगा तो +7 से +2 में जाएगा, और जब भी बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करेगा तो +7 से +4 में जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये 2 बात आप याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये पता कैसे चलेगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम, तो आपको है ना जब भी एसिडिक या बेसिक मीडियम दे देगा तो पहले तो आपको खबरदार हो जाना है। एसिडिक मीडियम बोला तो आंख बंद करके मैग्नीज को कहाँ से कहाँ भेजना है, +2 में भेजना है। और जब भी बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम भेजेगा तो क्या कहेगा बच्चों, उसमें आपको +4 स्टेट में ले जाना है उसको। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, अगर आयरन +2 है तो उसको +3 में भेज देगा, जैसे I- है तो उसको I2 में बदल देगा, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना उससे, तो Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, SN2+ से SN4+ में जाएगा, I- से I2 में चला जाएगा, क्योंकि I- का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, I- तभी ना माइनस है, तो उसको इलेक्ट्रॉन हटेगा तभी ना I2 में कन्वर्ट होगा। तो देखो बारी बारी से मैं रिएक्शन चेक करके दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला रिएक्शन है आयोडीन के साथ, चेक करो 10 आयोडीन ले रहे हैं और MnO4 - 16H+, देखो एसिडिक मीडियम ले रहा है, देखो H+ लिखा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये Mn2+ में बदलेगा, ये खानदानी है, ये तो बात है कि कोई एसिडिक है तो Mn2+ में बदलेगा ही। और दूसरी बात क्या है कि I- I2 में बदलेगा, बाकी तो हम बैलेंस कर लेंगे ना। बैलेंस कैसे करेंगे, तो याद करो 11th में हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीखा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।
ठीक है। तो क्योंकि इस रिएक्शंस को देख के बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि सर ये रिएक्शंस कैसे याद होगा। तो बच्चों रिएक्शंस याद नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना होता है। पक्का ये बात तो याद कर लो कि जब एसिडिक मीडियम होगा तो KMnO4 जो है वो +2 स्टेट में जाएगा, यानी +7 से +2 स्टेट में जाएगा। और जब भी बेसिक मीडियम होगा बच्चों तो कहाँ जाएगा बोलो, जब भी बेसिक मीडियम होगा तो वो +4 स्टेट में जाएगा। ठीक, अब मैं इसको एक रिएक्शंस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। दूसरी बात, एक बात और याद रखना कि आयरन +2 है तो +3 में चला जाएगा, है ना। SN2+ है तो SN4+ में चला जाएगा। उसी तरह से है ना I- है तो I2 में चला जाएगा, है ना। तो ये कुछ बातें जो हैं अगर आप दिमाग में रखेंगे तो 1 सेकंड में आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। और बच्चों ये एग्ज़ाम में 100% आता है, आपसे आधा रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कंप्लीट कर दो। ठीक है बच्चों, तो जब आप कंप्लीट करने जाएंगे तो जो रट रूट के जाएगा उसको तो समझ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज आप देखेंगे तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इस तरह से दे देगा Fe2+, ठीक है बच्चों, और आपको MnO4- दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कंप्लीट दिस। ठीक, अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखो एक बात होता है कि एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिख के आएगा कि एसिडिक मीडियम में जाना है इसमें, ठीक है, H+ लिख देगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ हो या ना हो आयरन +2 से तो +3 में जाना ही जाना है, ठीक है। और दूसरी बात MnO4- किस में जाएगा बच्चों, Mn2+ में चला जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है, ये खानदानी है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि हम पूरे रिएक्शन को ना याद करके हम बैलेंसिंग का टेक्निक लगा लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बैलेंसिंग का टेक्निक। ये बात मैं K2Cr2 के लिए बोल रहा हूँ, KMnO4 के लिए बोल रहा हूँ, दोनों पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि आप कैसे बैलेंस करते थे, पहले इक्वेशन को सेपरेट आउट कर लेते थे। आयरन +2 से कहाँ चला जाएगा बच्चों, आयरन +3 में चला जाएगा, है ना। और MnO4- बच्चों Mn2+ में चला जाएगा, राइट। ठीक, अब आपको याद होगा कि हम लोग को सबसे पहले बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखो यहाँ आयरन +2 है और यहाँ आयरन +3 है। तो एक बात होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करना नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस करना नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो ऑक्सीजन, नो एनी हाइड्रोजन। तो नाउ वी हैव टू डू कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस कर लेना, क्योंकि ये +2 है, ये +3, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया हमने, कोई टेंशन तो नहीं है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर आइए दूसरे वाले केस में। इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरुआत लेते हैं। आपको पता है यहाँ 4 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितना ऑक्सीजन जिधर कम है उतना वाटर जोड़ देते हैं, ठीक है, जितना ऑक्सीजन जिधर कम है उतना वाटर जोड़ देते हैं। तो देखो इधर 4 ऑक्सीजन था, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो मैंने 4 वाटर जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है बच्चों कि हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4s2 है। तो अब जितना हाइड्रोजन जिधर कम है उतना H+ जोड़ना है उल्टी दिशा में, जितना हाइड्रोजन जिधर कम है उतना H+ जोड़ देना। ये 2 काम कर दिया मैंने, ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर दिया और हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर से समझ लो, यहाँ 4 ऑक्सीजन था, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर जोड़ दिया। और इधर हाइड्रोजन बैलेंस अब नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है, तो H+ जोड़ दिया। अब हमको चार्ज बैलेंस कर देना है। देखो यहाँ पर क्या है, +8 है और एक -1 है। देखो ध्यान से, +8 है, एक -1 है, ठीक है। तो कितना हो गया, +7 हो गया, क्योंकि न्यूट्रलाइज होगा ना, और यहाँ +2 है। तो बताओ दोनों में कितने का फ़र्क है, यहाँ +7 है और ये +2 है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 7+ था, इधर 2+ था, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको, दोनों का डिफरेंस बराबर करने के लिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। तो देखो दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। सुना क्या बोला, जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। अब हमको क्या करना, दोनों इक्वेशन को जोड़ने से पहले हमको इसके इलेक्ट्रॉन को काटना है। तो हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अब हमको क्या करना है कि ऊपर वालों को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 Fe2+ लिख देते हैं, ठीक है, और 5 Fe3+ लिख देते हैं, है ना। और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। अब हमको दोनों को इक्वेशन को जोड़ना है, ठीक है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, तो जो मेन इक्वेशन है उसको देखेंगे, यही मेन इक्वेशन है। तो सबसे पहले मेन इक्वेशन में कौन था, आयरन 2+ है, तो Fe2+ लिख दिया बच्चों, ठीक है जी। फिर अगला कौन है, MnO4 है, ठीक है जी, सॉरी MnO4- है, तो MnO4- लिख दिया।
तो यहाँ से देखेंगे, उठाएंगे डाटा यहाँ से, ठीक है। अब आइए अगला कौन है, अगला जो है Fe3+ है, तो यहाँ पर Fe3+ कितना ले लेंगे, तो 5 Fe3+ ले लेंगे बच्चों, ठीक है। और इधर कितना है, इधर जो है अगला जो नंबर आएगा वो Mn2+ का आएगा, तो Mn2+ कितना होगा बच्चों, एक Mn2+ है, ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इधर 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इधर 8H+ लगा दिया है ना, और इधर क्या है 4H2O है, तो इधर ये 4H2O लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब आप देखो चेक करो, अगर इक्वेशन बैलेंस होगा बच्चों तो सब कुछ बराबर नजर आएगा। देखो मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखो 8 हाइड्रोजन है वाटर वाला, ठीक है, इसलिए 5 आयरन है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर भी 5 आयरन हो गया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब प्लस चार्ज काउंट कर लो, देखो 5 दूना 10 प्लस चार्ज है आयरन 2+ पे, और 8 प्लस चार्ज है, तो 10 और 18 हो गया, 18 प्लस चार्ज और 1 माइनस चार्ज, तो 17 प्लस चार्ज हो गया। तो अब इधर भी 17 प्लस चार्ज होना चाहिए। 5 Fe3+ है, तो 5 3 18, 5 3 15, 15 2 देखो 2 प्लस चार्ज इस पर 17 हो गया। तो देखो मैंने कितना आसानी से इसको बैलेंस कर लिया। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो क्या रूल्स हैं बच्चों याद रखने हैं कि ये मैंने एक ही क्वेश्चन बैलेंस करके दिखाया है, तो आपको ये याद रखना बच्चों कि आपको मेन इक्वेशन जो है वो ये देखना है कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 को Mn2+ में बदल देना, Rn+2 है तो Rn+3 में चला जाएगा। तो जैसे अभी हम एक एक करके देख लेते हैं, I- को I2 में बदल देना है। चेक करो पहला रिएक्शन, दूसरा में देखो आप जो मैंने अभी इक्वेशन बैलेंस किया है, देखो ठीक वही इक्वेशन आपको लिखा हुआ मिल गया। हमने तो वैसे रैंडमली इसका स्केलेटन उठा लिया। हमेशा याद रखो स्केलेटन उठा करके लिख लेना, बैलेंस अपने आप कर लेना है। बैलेंस करने का टेक्निक आपको मालूम है, एसिडिक मीडियम में जैसे बैलेंस करते हैं वैसे ही इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ Rn2+ का देखो ठीक वही आ गया है जो मैंने ऊपर बैलेंस किया। अगला चेक करो ऑक्जेलेट है, तो ऑक्जेलेट को है ना फिर हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है, तो वही तरीका हो गया। तो C2O4 को आप उसी टेक्निक से बैलेंस कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। दूसरा H2S है, तो H2S को है ना इसमें जब रिएक्शन किया तो S में बदल जाएगा, क्योंकि H2S है ना तो हाइड्रोजन हटेगा, उसको भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H2S S में बदल गया, ठीक। अब इसको ऐसे याद कर लें, I- I2 में बदला, Fe2+ Fe3+ में बदल गया, ऑक्जेलेट जो है CO2 में बदल गया, ठीक। उसी तरह H2S है तो S में बदल गया। उसी तरह से SO3 है तो SO3 का SO4 2- में बदल गया। उसी तरह से नाइट्राइट है तो नाइट्रेट में बदल गया। तो कुल मिला के ऑक्सीजन बढ़ाना है, ठीक है। और बाकी एक जगह फिक्स है, वो क्या है KMnO4 है, ठीक है। तो इधर जो एसिडिक मीडियम वाले एरिया में ये है ना KMnO4 +7 से +2 में जाएगा, ये फिक्स हो गया। I- है तो I2 में बदल जाएगा, H2S है तो S में बदल जाएगा, ऑक्जेलेटो है तो CO2 में बदल जाएगा, ठीक है। Fe2+ है तो Fe3+ में बदल जाएगा, ठीक है। SN2+ है तो SN4+ में बदल जाएगा। बाकी बैलेंस करना तो हम जानते हैं। अगला देखिए न्यूट्रल मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि इसमें कहाँ से कहाँ जाता है बच्चों, +7 से +4 स्टेट में जाता है। जैसे एसिडिक मीडियम में कहाँ था, +7 से +2 स्टेट में जा रहा था, उसी तरह से यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम में कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, +7 से +4 स्टेट में। तो देखो चेक करो, I- जो है इसमें IO3- में बदल गया। बस एक बात वहाँ पर क्या था, I- I2 में बदला था, और यहाँ IO3- में बदल गया, क्योंकि देखो MnO2 है ना, तो MnO2 में क्या हो रहा कि +4 स्टेट है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन में उसमें सरप्लस ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीजन आकर और जुड़ गया। उसी तरह MnO4 का जब H2O3 से रिएक्शन कराते हैं तो देखो सल्फेट बन गया है ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है ना। और MnO2 जब आपका किससे रिएक्शन करेंगे Mn2+ से, तो वो MnO2 में बदल जाएगा, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो अगर जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक जिंक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2, कुल मिलाकर के MnO2 में बदल जाएगा, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा। तो इस तरह से आप लोग बच्चों इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। अब एक बार क्या करेंगे, अपने से सबका स्केलेटन निकाल के लिख लेंगे। आपको इसको पूरे रिएक्शन को याद कभी भी मत कीजिएगा, नहीं तो हमेशा भूल जाइएगा। सिर्फ ये याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 +2 Mn+2 में बदलता है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 +7 से +4 स्टेट में MnO2 में बदलता है। स्केलेटन में Rn+2 है तो Rn+3 में जाएगा,
ठीक है। ऑक्सीलेट हो तो CO2 में जाएगा, I- है तो I2 में जाएगा, H2S है तो S में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बात समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा कोई डाउट हो, आप जैसे एक चीज़ और बता दें, जैसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो बेसिक मीडियम का बैलेंस करने का रूल अलग होता है ना। तो एसिडिक मीडियम का बैलेंस करने का रूल तो मैंने सिखा दिया। बेसिक मीडियम में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बैलेंस करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ से निकाल करके फिर है ना उसको चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और चार्ज को बैलेंस, इलेक्ट्रॉन जोड़ के फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं OH- से, फिर OH- से बैलेंस करने के बाद फिर H+ को उसी वाटर से बैलेंस कर लेते हैं। तो ये टेक्निक आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखें। KM14 K2 CR27 बच्चों आएगा एग्ज़ाम में, अच्छी तरह से सुन लो। ये 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चंस है ना प्रिपरेशन में आएगा और 1 नंबर का कंप्लीट दिस रिएक्शन में आएगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों कि आप 3 साल का या 5 साल का CBSE का पेपर, जामिया का पेपर निकाल लो। KM14 K2 CR27 का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको बना जाओ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कंपटीशन में मेरे लाल तो उसके लिए 10 साल का क्वेश्चन बना लो, वो भी फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, बार बार वही घूम करके आता है बच्चों। तो इतना करने के बाद जो है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में F ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। थोड़ा F ब्लॉक का गाना आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इससे आप लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट।